कांग्रेस आई, बीजेपी आई, ये सत्ता में ये चेंज नहीं है, ये एक्सचेंज है। आज माल कुटने लग रहे हैं 10 साल से बीजेपी वाले, सत्ता बदल के कांग्रेस वालों के हाथ आ जाएगी तो वो माल कुटेंगे। इनके हाथों में कुछ नहीं आना, पब्लिक के हाथों में कुछ नहीं आना। बिल्कुल। फिर भी एक बार चेंज होता है, हम पुराना कपड़ा उतार के नया डालते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वो चेंज है हरियाणा, चेंज है। 3 सीटों पर चर्चा करेंगे। एक सबसे एशिया की सबसे अमीर महिला, एक हरियाणा में सबसे ईमानदार प्रत्याशी जिसको कहा जा रहा है, और एक सबसे गरीब प्रत्याशी जिसको कहा जा रहा है। एक आदमी ने मुझसे कहा कि ये जो आपने एक वीडियो में कह दिया 51 सीटें आएंगी, अगर नहीं आई तो आप फिर क्या करोगे? मैंने कहा 400 पार जिसने कही थी, उसकी 400 नहीं आई तो उसने क्या कर लिया? 15 लाख जिन्हें देने थे उन्हें 15 लाख नहीं दिए तो तुमने उसका क्या कर लिया? बिल्कुल। मैंने कहा ये जो 51 सीट मिनिमम डाटा है, ये सीट 1 से लेके 90 तक पर सीट पे क्या क्या समीकरण चल रहे हैं, कौन एज पे है, कौन पीछे है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताइए। 51 वो सीटें हैं जो बुरी से बुरी सिचुएशन तंवर पार्टी में नहीं आते, शैलजा जी और रूठ जाती, तब भी 51 आनी थी। ये तो जितनी है तो 51 सीट तो फाइनल मेरिट में है, बाकी बढ़त में है जितनी भी है। अब तो मतदान को घंटों में बात आ गई है, अब कितना मान रहे हो 51 से? अब कितना आप हुई हैं? 51 से हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी घंटों में बड़े धमाका हो गया, और धमाका ये हो गया कि हरियाणा की बड़ा दलित चेहरा अशोक तंवर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में किस तरह से माहौल बदल दिया है, कैसा हरियाणा का चुनाव रहने वाला है, हरियाणा की हॉट सीटों का रिजल्ट क्या रहने वाला है, और कुमारी शैलजा के बीच में जो नाराजगी हुई थी, फिर हुड्डा के शैलजा के जो हाथ मिलाए, और अब तंवर की कांग्रेस में वापसी, और खास बात हुड्डा ने उनको पटका पहनाया, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान है भाई धर्मेंद्र कुंवारी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बात करते हैं। जी धर्मेंद्र भाई, राम राम। नमस्कार। और मुझे पड़ताल टीवी पे मेहमान वाली फीलिंग आती नहीं। चैनल आपका है। गजब हो गया आज तो। देखो, मैं तो उन भक्तों की अब थोड़ी सी मुझे चिंता है जो जैसे तंवर बीजेपी में गया तो कांग्रेस वाले ये कहते थे कि ये तो फ्यूज पटाखा है, खराब कारतूस है, तब उस बुराइयां करते थे। बीजेपी वाले कहते थे कि तंवर के आने से समीकरण बदल गए हरियाणा के, अब तंवर वापिस आ गए। तो अब कांग्रेस वाले उनको कैसे कहेंगे, क्या स्वागत करेंगे, क्या स्वागत करेंगे? और वो बीजेपी वाले अब उनकी क्या कहेंगे, बुराई करेंगे, क्योंकि अभी तो टिकट दी थी उनको। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में तो राजनीति अवसर का खेल है भाई। नहीं, गजब तो ये है ना, पटका हुड्डा साहब ने पहनाया उनको कांग्रेस का। कह दिया होगा राहुल ने, आप बनाओ आप बनाओ। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं, और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है, और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहाँ से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और मैं 2 लाइनें राहुल जी के लिए कहना चाहूंगा कि दुआ करो, दुआ करो, सलामत रहे ये रोशनी हमारी, 1000 आंधियों पर है ये एक तूफान भारी। राहुल गांधी 1000 आंधियों पे भारी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मजबूरी है, क्या करोगे हैं? राहुल ने गजब नहीं कर दिया, शैलजा के उनके हाथ मिलवा दिए, अब इनको भी पटका हुड्डा से पहनवाया। कांग्रेस आज उस स्टेज पे है हरियाणा में। देखो, बीजेपी के पास आज एक भी ऐसा तीर नहीं है बेचारों के पास जो अपने निकाल के उन्होंने कांग्रेस में ना चलाया हो। आप अगर दैनिक भास्कर का आज का विज्ञापन देखोगे, तो एक एज ए हरियाणवी आपका सिर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए मतलब किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है जी। वो विज्ञापन असल में तो चुनाव आयोग में उसकी शिकायत होनी चाहिए। दूसरा शर्मनाक स्थिति बीजेपी के लिए है कि 10 साल में आप काम के आधार पे वोट नहीं मांग रहे। उस आप 10 साल पुरानी एक सरकार में उसके ऊपर जो सच्चे झूठे आरोप हैं उनको दिखा के जनता से वोट मांग रहे हैं। भाई करमपाल, इनका
उड़ा लिया है। मतलब गजब है, 10 साल राज कर गए, डबल इंजन की सरकार चला गए, उस इनका विज्ञापन डबल में इंजन था तो, पर उल्टी साइड जुड़ रहता, उल्टे से उन्होंने जो आजला रहे उन्होंने एक उपलब्धि नहीं है उस पूरे पेज के विज्ञापन में, और 10 साल पुराना शर्मनाक विज्ञापन है वो। मैं दैनिक भास्कर को भी मतलब कहते हैं वो देश का सबसे बड़ा अखबार है, वो दैनिक भास्कर के लिए भी शर्मनाक स्थिति है वो। सुन, छपना नहीं चाहिए। ऐसी हालत बीजेपी के सामने भाई आप क्यों आई? कांग्रेस की बुराई करो, आप कांग्रेस के मुद्दों के आधार पर बुराई करो। 10 साल सत्ता में रह के तुम 10 साल पुरानी और ऐसी बातें कर रहे हो जो समाज में वैमनस्य पैदा करती हैं, समाज को तोड़ने का काम करती है। अब पहले तो राजकुमार सैनी एक ही आया था बीजेपी में, अब तो मुझे लगता है बीजेपी का हर कार्यकर्ता राजकुमार सैनी बन चुका है। चलो जैसा भी है, अब ये बताओ, ये बीजेपी के सामने ऐसी स्थिति क्यों आई? एक भी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है उनके पास अखबार में। उपलब्धियां बहुत गिनाते हैं वो नॉन स्टॉप हरियाणा में, लेकिन उस धरातल पे कुछ नहीं है। वो बीजेपी आज ड्राइंग रूम में रखे उस सजावटी गमले की तरह हो गई है, जो बिना गमले के पोट के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो दिखने में तो सुंदर है, पर आप उसको 12 हवाओं में छोड़ दोगे तो सर्वाइव नहीं कर सकता वो इंडोर एक पौधा है, और इंडोर पौधे बाहर के वातावरण में जब उनको लाया जाता है, ले जाया जाता है, तो वो गर्मी सर्दी धूप इनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये जो चुनावी गर्मी सर्दी है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन वो एक जरूर बीजेपी में यह था कि उसने लड़ने का जो मादा है उसमें हरियाणा में एक समीकरण उन्होंने जरूर बना दिए थे, थोड़ा सा डाउट एक पैदा कर दिया था, जो खासकर SC कम्युनिटी का वोट है उसमें शैलजा को लेके। तो राहुल के पास अशोक तंवर, ये सारे एक मैसेज की कहानी है। सिर्फ राहुल ने एक मैसेज किया होगा अशोक तंवर को, और आपने देखा जब ट्रेन चल रही हो एक्सप्रेस, तो जब उसकी टाइम पूरा हो और वो चलने वाली हो तो लोग भाज के सूटकेस ले उसमें चढ़ते हैं। तो कांग्रेस है ना हरियाणा की, वो एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी है। अब उसमें लास्ट जो यात्री है जो पकड़ने वाला था वो अशोक तंवर था, और बिल्कुल चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले आ गया। तो कितना माहौल, राइट टाइमिंग है, राइट टाइमिंग ना। उन्हें देख लिया बीजेपी जा रही है, कांग्रेस जा रही है, तो भाग ले चढ़ जाऊं। एथिक्स का हरियाणा की राजनीति में कोई, मैं तो अब ये देखो ना, ये जो कांग्रेसी हैं, अब क्या अशोक तंवर एक मास लीडर हो गया, या बीजेपी अब क्या कहेगी? सबसे बड़ी दुविधा की बात तो ये है। एक और यहाँ तो ऐसा लग रहा है आया राम गया राम भी फेल कर दिया तंवर ने तो। नहीं, तंवर ने राजनीति में अपनी एक परिभाषा गढ़ी है, और वो है जो बत्रा जी हमेशा कहते हैं, सुभाष बत्रा जी, ये पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ सूटेबिलिटी। आज आपको शूट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो नहीं ठीक है। तो अशोक तंवर ने बिल्कुल राइट टाइम पे अपना कमान संभाली। थोड़े दिन पहले ले लेते तो वो किसी अच्छी सीट से वो प्रत्याशी होते, चुनाव जीतते और शायद मंत्री भी बन जाते, लेकिन अब उनको किसी आयोग में एडजस्ट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पिछली बार जब 19 का विधानसभा चुनाव था, बिल्कुल टिकटें बटने को थी, तब छोड़ने के बाद दुष्यंत के साथ कई टोहाना में कई जगह उन्होंने खराब प्रचार किया। तो अशोक तंवर जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस में, पर राजनीतिक फैसले लेने में उनसे भूल हुई है। पर ईब वो यहाँ भी डट जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। जेजेपी के लिए प्रचार किया, फिर तृणमूल कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए। पता नहीं कहाँ गए। तंवर साहब से पूछोगे तो उनको भी याद नहीं रहेगा कहाँ का गया। हरियाणा का SC वोटर कितना अब कांग्रेस को फायदा मिलेगा इनके आने का? सच्चाई ये थी करमपाल जी कि शैलजा जी ने जो पीछे जो किया है, चाहे वो एपिसोड हो, चाहे अशोक तंवर आना हो, अशोक तंवर ना आता, शैलजा जी थोड़ी सी और नाराज हो जाती, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना था। हरियाणा की जनता ऑलरेडी माइंड मेकअप कर चुकी है और उस पे कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ SC वोटरों को और कुमारी शैलजा की वीडियो क्लिप्स शेयर करना, क्या करें क्या? चुनाव तो उनको भी लड़ना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी कि घर बैठ जाएं, घर बैठ जाएंगे तो वो तो 10 से भी नीचे चले जाएंगे। उनको चुनाव में लास्ट टाइम तक, कांग्रेस को उनसे ये सीखना चाहिए कि चुनाव में लास्ट मोमेंट तक फाइट कैसे फाइट करनी चाहिए। लेकिन अब टाइम चूंकि
10 साल हो गए थे, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। 2019 में 75 मार में कांग्रेस हौसला छोड़ चुकी थी और यहाँ उसे बुरी गत होने वाली है। बीजेपी हौसला नहीं छोड़ रही। देखो बीजेपी हौसला नहीं छोड़ रही है बिल्कुल भी, और बीजेपी के लिए हम उसके हाँ। उनको 26 जनवरी को सम्मानित किया कैसा हरियाणा का चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है? एक कैसा चुनाव आदमी देख ने रहे हो? मुझसे कहा कि ये जो आपने एक वीडियो में कह दिया 51 सीटें आएंगी, हैं। अगर नहीं आई तो आप फिर क्या करोगे? मैंने कहा 400 पार जिसने कही थी, उसकी 400 नहीं आई तो उसने क्या कर लिया? 15 लाख जी ने देने थे, उन्हें 15 लाख नहीं दिए तो तुमने उसका क्या कर लिया? बिल्कुल। मैंने कहा ये जो 51 सीट मिनिमम डाटा है, ये सीट 1 से लेके 90 तक पर सीट पे क्या क्या समीकरण चल रहे हैं, कौन एज पे है, कौन पीछे है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताई है। 51 वो सीटें हैं जो बुरी से बुरी सिचुएशन तंवर पार्टी में नहीं आते, शैलजा जी और रूठ जाती, तब भी 51 आनी थी। ये तो जितनी है तो 51 सीट तो फाइनल मेरिट में है, बाकी बढ़त में है जितनी भी है। अब तो मतदान को घंटों में बात आ गई है। अब कितना मान रहे हो 51 से? अब कितना आप हुई हैं? या 51 से जो जितने भी मिले इनको माता का माल समझ स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रसाद नवरात्रि हैं, प्रसाद स्वीकार करो, लेकिन 51 कम से कम इनके हैं। ठीक है। लाडवा पे सबकी नज़र है। मेवात लाडवा पे इतना ज़्यादा नायब सैनी जी का वहाँ पे चुनाव प्रचार गति पकड़ चुका है, और लाडवा के जो मतदाता हैं उन्होंने नायब जी से कहा कि हेमा मालिनी जी के दर्शन करा दो, तो उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी जी से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार लाडवा में ज़रूर आओ, और आपके वैसे तो मैं जीता हुआ हूँ, लेकिन आप आ जाओगे तो थोड़ा मतदाता खुश हो जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने मतदाताओं को खुश किया है। क्या लग रहा है जीते हुए हैं? अगर जीते ये व्यंग है क्या है? अगर वो जीते हुए होते तो क्यों हेमा मालिनी हेमा मालिनी जी को बेचारे को क्यों गर्मी में दर्शन करते हैं? बिल्कुल बुरी हालत होगी। नहीं, बुरी तो नहीं कह सकते। देखो हमारे सीटिंग वो हैं, नहीं, सीटिंग मुख्यमंत्री के लिए ऐसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो क्या करें वो, उनको देखो 4-5 महीने पहले मुख्यमंत्री बने हैं, कांटों भरा ताज मिला था यार उनको, कि कुछ कर नहीं पाए उस सिस्टम में। लेकिन चुनाव यार हर कोई जीतना चाहता है, देखो वो भी जीतना चाहते हैं, पर वो जो सामने जो एक पहलवान का चुटकुला है वो, कि गांव का जो बढ़िया है उसके पास कुछ लोग गए जी, एक दंगल होने लग रहा है, और जो हमारा जो पहलवान है ना, उसने सारा गांव मरा दिया और कोई चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं है, वो तो लंगोट फिरा रहा है घूमा, बोला जय कह दे मैं लड़ूंगा। तो बढ़िया आया 20 किलो का बढ़िया लंगोट बांधे खड़ा, वो पहलवान आशा 150 किलो का कि यो मर रहेगा भैया से। तो जब उसने उसके ऊपर हाथ गाला तो लाला जी बोले कुश्ती हार जा 5 लाख रुपये दूंगा, जीतेगा तो तने 5,000 रुपये मिलेंगे। समझो आ गई पहलवान के बाद। तो पहलवान उन्हें लालन थोड़ा हाथ दे के मारा, पहलवान गद। अगले दिन जब गए तो वो पैसे लेने गया उसके, बोला जी लाला जी पैसे, तो उन्होंने लालन परले पास मुँह कर लिया, बोला जी लाला जी पैसे। बोला भाई वो थी कुश्ती, तने अपना दाव लगाया मैंने अपना लगाया है, तो भाई चुनाव तो चुनाव है। बिल्कुल। हेमा मालिनी बुला ली, जीतना तो नायब जी भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नायब जी हारना चाहते हैं, हर कोई पॉलिटिशियन अपनी जगह बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग मनसुख ये कहने लगे हो तो हरियाणा के चन्नी साबित होने जा रहे हैं। हार गए तो हो ही गए बेचारे, अगर वो हार जाते हैं तो इतना मतलब डिस्क्रेडिट नेता 4 महीनों के अंदर। एक्चुअली में सबसे बड़ी गलती रणनीतिक उनसे क्या हुई है, जो मैं शुरू से कह रहा था, उनको अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए था। करनाल सेफ थी उनके लिए। हाँ, करनाल सेफ थी, पंजाबी कम्युनिटी के लोग थोड़ा लिहाज करते हैं। सीटिंग मुख्यमंत्री को अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलने ऐसी क्या नो बता रही थी, क्यों गए हैं वो मेवा के ना, वो मेवा सिंह मतलब एक धरती पकड़ आदमी है, उन्होंने पकड़ लिया वो डर के कहीं पंजाबी में नाराजगी भारी पड़ जाए। नहीं, गलत सोचा ना, गलत सोचना चाहिए था। पंजाबी कम्युनिटी हरियाणा की सबसे सिविलाइज्ड कम्युनिटी मानता हूँ मैं ये, ना आपको उल्टा बोलते कभी वो, ना बदतमीजी किसी के साथ करते, चुनाव में किसी को सपोर्ट भी करते हैं, चुपचाप जाके करते हैं। तो उनके पांव पकड़ लेते तो करनाल से जीत जाते, क्या पता। वहां फंस गए वो देसी आदमियों में, वो गादड़ वाली बन गई उनके साथ हैं। गादड़ को ना 10वीं की मार्कशीट मिल गई कहीं पे, और वो जंगल में जिसके भी जाओ, ओए अनपढ़ आदमी पिछट अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखा, पढ़ा लिखा हूँ। तो एक दिन वो गांव के कुत्ते का फंस गया,
वो आगा अगर गादड़ी पाछा पाछा पढ़ेंगे तो वह बोली वह अपनी डिग्री दिखाना ही थी, बोला बाजले सारे अनपढ़ हैं। सारे अनपढ़ फेल देंगे। करनाल में तो पढ़े लिए लोग थे, लाडो तो देसी लोग हैं सारे के सारे। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ जैसे पूरे हरियाणा की चर्चा कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को वो चर्चा रहेगी सारी तो होली चर्चा, नायब जी भी आली है। नायब जी भी आ लिए। ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ बहुत सारे लोगों को जानना चाहते हैं ये इलाका में क्या माहौल है इसके देखो मैंने ज़्यादा तो नहीं जा पाया, मैं कल झज्जर, बहादुरगढ़, ये महेंद्रगढ़, फिर दादरी, फिर मैं भिवानी, फिर तो शाम रात के 3 बजे आया हूँ। मेरा मन था कि एक बार ये जो प्रत्याशी हैं इनकी थोड़ी थोड़ी पब्लिक मीटिंग देखा हूँ कि उनमें लोग कैसी बातें कर रहे हैं। आप जिस अहिरवाल को कहते हैं 11 सीटें, उनमें से 6 बीजेपी मैक्सिमम जीतेगी। अच्छा, 5 आएंगी कांग्रेस की। गुड़गांव, फरीदाबाद आप दोनों पार्टियां चुनाव जीत रही हैं। ठीक है। आप फिर यहाँ से बहादुरगढ़ से लग जाओ, डबवाड़ी पहुँच जाओ, एक्सेप्शनल मतलब बीजेपी जीत रही है, एक आध 5-7 सीटें आ जाएंगी। जींद पे आ जाओ, 2-3 सीटें फाइट में है, बाकी कांग्रेस जीत रही है। कैथल में आ जाओ, इवन पुंडरी में 30 साल से निर्दलीय कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल। इस बार वहाँ कांग्रेस के सुल्तान सिंह जीतने लग रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि लगातार वहाँ निर्दलीय जीत रहे हैं और इस बार किसी पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। खाता खुलने जा रहा है। तो इस बार माहौल बीजेपी का खराब हुआ, कांग्रेस ने उस माहौल को पकड़ा। माहौल वर्सेस मैनेजमेंट की लड़ाई है। मैं ये बता रहा हूँ, बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में देखो कैलकुलेशन हो सकती है। वो एक पंडित जी है ना, मटका में वो रखा कर दे कांकर डाल के, और पहले पुराने टाइम थे कैलकुलेशन ऐसे ही तो करते, वो कांकर काट के कैलकुलेशन कर दिया कर दे। तो कोई वो अड़बादी आदमी उसमें सारे 2-2 बैग कांकरा गिर गया। तो अगले दिन वो गणना पूछना आया, कोई ना तुम्हारे आप कांकर बोला भाई टाइम कार गणना का पता नहीं, वो देश उजड़ने वाला हो रहा है। अच्छा, तो मेरी कैलकुलेशन का बेरा नहीं भाई देख है। लेकिन बुरे से बुरे सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि 51 सीट आ जाएंगी। शर्त वर्त लगानी नहीं चाहिए, लोकतंत्र है, मजा लो। 64 नहीं आई, 60 आई, 50 आई, 20 रहेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, ये सत्ता में ये चेंज नहीं है, ये एक्सचेंज है। आज माल कुटने लग रहे हैं 10 साल से बीजेपी वाले, सत्ता बदल के कांग्रेस वालों के हाथ आ जाएगी तो वो माल कुटेंगे। इनके हाथों में कुछ नहीं आना, पब्लिक के हाथों में कुछ नहीं आना। बिल्कुल। फिर भी एक बार चेंज होता है, हम पुराना कपड़ा उतार के नया डालते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो वो चेंज है, हरियाणा चेंज है। 3 सीटों पर चर्चा करेंगे। एक सबसे एशिया की सबसे अमीर महिला, एक हरियाणा में सबसे ईमानदार प्रत्याशी जिसको कहा जा रहा है, और एक सबसे गरीब प्रत्याशी जिसको कहा जा रहा है। सबसे अमीर हिसार से सावित्री जिंदल, सबसे ईमानदार कॉमरेड ओम प्रकाश भिवानी से, और सबसे गरीब कह रहे हैं गुला से देवेंद्र अंश, कांग्रेस के हैं। यहाँ तीनों का चुनाव बताओ क्या है। देखो सावित्री जिंदल का लोग कह रहे हैं इलेक्शन जीत रही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मान रहा उनका इलेक्शन जीत रहे हैं। रामनिवास राठा मजबूत, वो जो बीजेपी ने बैकएंड दिया है उनको, ये उनका नेगेटिव जा रहा है। सबको पता है कि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। रामनिवास राठा का इलेक्शन बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि सावित्री जी एक तरफा जीत रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस की जिस तरीके से वेव चल रही है, और लोग बीजेपी को जो अंदर खाते ये सपोर्ट करने वाले कैंडिडेट हैं, इनके प्रति जो लोगों में एक भाव है, उसको अगर वो काम कर गया तो सावित्री जी चुनाव हार सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, वैसे तो जीता हुआ तो सारा देश ही मान रहा है। बिल्कुल। रही बात कॉमरेड ओम प्रकाश की, तो कॉमरेड ओम प्रकाश हरियाणा के वो प्रत्याशी हैं जिनके पास उकड़ूर फूक है। कॉमरेड ओम प्रकाश चुनाव हार गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। वो आज भी सड़क पे थे, कल भी सड़क पे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी सड़क पे रहेंगे, चुनाव हारने के बाद भी सड़क पे रहेंगे। ये तो भिवानी की जनता को देखना है कि 15 साल से आप एक ऐसे विधायक को चुन रहे हो जो सिर्फ खरड़ सोता है। ठीक है, आप जाति के आधार पे वोट दे लो, आप पार्टी के आधार पे वोट दे लो, ये भिवानी की जनता को डिसाइड करना है कि उनको एक ऐसा विधायक चाहिए जो 24 घंटे उनकी सेवा कर सके, भिवानी को अच्छा और खूबसूरत बना सके, भिवानी के लोगों के सुख दुख में काम आ सके,
और दूसरी बात, अगर किसी ने कुल्हाड़ी पे पाँव मारना है तो उसको आप और मैं नहीं रोक सकते। बिल्कुल। ये भिवानी की जनता को डिसाइड करना है कि उनको घनश्याम चाहिए या उनको ओम प्रकाश। कैसा मूड देखे आपने, आप निकले वहाँ से? 20 से 25% लोग ऐसे मतदाता हों जो चुपचाप बैठे हैं। अच्छा। वो ये देख रहे हैं कि हमें वोट किसको देना है। मुझे ऐसा लगता है हल्ला गुल्ला होते रहेंगे दूसरों के, और ये कामरेड ओम प्रकाश इतिहास बनाने जा रहे हैं चुनाव अच्छा। जीत के, क्योंकि भिवानी में रहा हूँ, भिवानी मेरा घर जैसा है। मेरे फ़ोन में भिवानी के कम से कम 500 से ऊपर नंबर होंगे। जिस किसी को भी मैंने फ़ोन किया उसने ये कहा है कि भाई सारी उम्र दिए हैं, जाति के आधार पे, पार्टी के आधार वोट, पहली बार हम भिवानी के लिए वोट देने जा रहे हैं। ओह। तो ये अगर उनका सेंटीमेंट ऐसे हैं, कामरेड ओम प्रकाश जरूर चुनाव जीतेंगे। और ये भिवानी की जनता ये प्रूव करेगी कि पार्टियां अगर अच्छे लोगों को टिकट देती हैं तो लोग भी अच्छे लोगों को वोट देते हैं। बुरे लोग इसलिए चुनाव नहीं जीतते हारते कि वो चुनाव में खड़े होते हैं, लोग अच्छे लोगों को वोट नहीं देते, तब पार्टियां बुरे लोगों को टिकट देती हैं। बिल्कुल। तो कामरेड ओम प्रकाश को अगर टिकट दी है, सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, अगर लोग उनको वोट देते हैं तो ये हरियाणा में भी एक बदलाव होगा। इन जो कांग्रेस बीजेपी वालों का हौसला बढ़ेगा अच्छे लोगों को टिकट देने के लिए। और मेरे पास गुला से कई फ़ोन आए, बोले जी एक बार गुला आओ, यहाँ की कवरेज करो, यहाँ सबसे गरीब देवेंद्र अंश गरीब प्रत्याशी है, उनके बारे में मोटरसाइकिल जो था ना, हाँ, उनके बारे में बताया जी। स्कूटर पे चलते हैं, गांव वालों ने उनको अब गिफ्ट में गाड़ी दी है, उससे प्रचार कर रहे हैं। और इतने ऑनेस्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता शायद पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। कैसा चुनाव उनका? देखो, जो बाजीगर की टिकट काटी ना, वो एक अच्छा फैसला था। बाजीगर जी से मैं जब भी मिला वो जीरो विजन का आदमी, मैं ये सोचता कैसे आदमी विधायक चुने जाते हैं यहाँ पे। फिर उनके ड्राइवर थे वो जो विधायक रहे, फिर ये दोबारा ये आगे थे जेजेपी वाले। गुला को एक अच्छा मिला है, लेकिन जो गरीब या शरीफ हो उसका एक विजन भी होना चाहिए। बिल्कुल। विजन के मामले में मुझे वो जो उनकी कोई क्लिप वायरल हुई थी कि नौकरियों बांट दूंगा मैं, वो गलत था। तो हो सकता है उसका कोई प्रभाव पड़ा हो। बाकी वो एरिया थोड़ा बहुत शांत सा एरिया है। मुझे लग रहा है इस वेव में देवेंद्र चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ऐसा अच्छा मार्जिन तो पता नहीं, मैं एक मार्जिन पे लोग बात करते हैं 10,000 से जीतेगा, 20,000 से। मैं कहता हूँ एक वोट से भी कोई जीत रहा है ना, वो सबसे अच्छा मार्जिन है। बिल्कुल। चलो इस पे बात कराएंगे, ये वोट से जीतने की। दो बड़े अपनी सोशल सर्विस के नाम पर बड़ी चर्चाएं हैं, राजवीर फर्टियल वारू से और मैम से बलराज कुंडू, और खूब पैसा लगा रहे हैं। दोनों की सेम सर्विस है, लड़कियों के लिए बस सेल चलाना और दूसरे सोशल सर्विस करना। इनका चुनाव ये समाज सेवा के दम पर क्या विधानसभा इस बार पहुँच पाएंगे दोनों? देखो, एक तो समाज सेवा के दम पे ऑलरेडी विधानसभा पहुंचा हुआ है, तो वो तो सर्टिफाइड है कि अगला समाज सेवा की और मैं पहुंच गया। अब उसका रीटेस्ट हो रहा है। और ये सच है कि मैम का चुनाव बहुत कठिनतम चुनावों में से होता जा रहा है। और जब कठिनतम चुनाव होते हैं तो आप किसी की हार जीत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन ये सच है कि अगले ने जो काम किए हैं वो उसके बोल रहे हैं, तभी वो स्टैंड कर रहा है। नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी एक बार जीतने के बाद अगले चुनाव में दिखते भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगला स्टैंड कर रहा है और बड़े मजबूती के साथ स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स लोगों में आज भी उसकी पकड़ है। लेकिन वेव चूंकि कांग्रेस की है और दांगी के लिए 4 बार, 2 बार भूपेंद्र हुड्डा, 2 बार दीपेंद्र हुड्डा प्रचार करके गए। आशा हुड्डा भी जा चुके हैं। आशा हुड्डा भी जा चुकी हैं। और अब अगर दांगी जी नहीं जीत सकते तो फिर दांगी जी को बाट भी नहीं देखनी चाहिए जीतने की। बिल्कुल। तो चुनाव कठिन है। दांगी जीत सकते हैं, कुंडू जीत सकते हैं, कोई और जीत सकता है, पता नहीं। मैम राधा लाउत ने बड़ा जोर लगा रखा है। बहुत क्लोज मुकाबला, हरियाणा के सबसे क्लोज मुकाबलों वाली सीट ये है। ठीक तो जो दम लगा जाएगा मैनेजमेंट में अब लास्ट के दिन वो जीत जाएगा। रही बात फर्टिया की, फर्टिया चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। सेम जो कंपटीशन यहाँ पे है, सेम कंपटीशन लोहारू में है। जेपी दलाल को जैसा सतही कैंडिडेट हम मान रहे थे, जेपी दलाल का चुनाव में जो भी नुकसान हुआ है वो किसी बाहरी आदमी ने नहीं किया, वो खुद जेपी दलाल जी ने किया है।
जेपी दलाल जी सेल्फ गोल करने के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने जो किसानों के लिए किया है, जो मुआवजा उन्होंने लोगों को बांटा है, उसकी वहाँ पे चर्चाएं हैं और इसलिए वो मुकाबला बहुत क्लोज है। वहाँ भी कोई भी आदमी जीत सकता है। और जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे ना, लोग फ़ोन करके बस और टेलीविजन पे ये देखेंगे एलनाबाद में क्या हो रहा है, अब चटोला आगे हैं या भरत बेनीवाल आगे हैं, अनिल विज पीछे हैं या चित्रा सवारा सबसे पीछे आसान उपाय है, हाँ। अपना मोबाइल फ़ोन 12 बजे के बाद खोलें। जो जीतना था, जो जीत चुका होगा, कैसा हारना था वो हार चुका होगा, ढोल बज चुके होंगे, आराम से मेरी तरफ मजे लेके। कैसा अपडेट है वहाँ का एलनाबाद अभी चटोला का? इस बार मुकाबला कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन नेता पुत्रों की एक खास बात बता देता हूँ मैं, कि जितने भी हरियाणा में नेता पुत्र हैं, ये जब इनको ये पता लग जाए ना इनके मुकाबले कठिन है, तो ये हारा नहीं करते। अच्छा, हाँ, चाहे आप बिरजेंद्र लगा लो, चाहे आप अभय चौटाला लगा लो, चाहे आप विकास सारण, हाँ विकास सारण लगा लो, चाहे आदित्य चौटाला लगा लो, आदित्य सुरजेवाला, ये जितने भी नेताओं के जो बच्चे हैं दूसरी तीसरी पीढ़ी के, अगर इनको ये पता लग जाए कि तुम्हारा चुनाव कठिन होता जा रहा है, तो ये नहीं हारा करते। अच्छा जी। इनको तो चुपचाप इनके पाँव की तलाई की जमीन खींची जाती है। अगर इनको ये पता लगे हमारा चुनाव, फिर ये सारी चीजें ठीक कर लेते हैं। एक उचाना में बहुत बड़ा एक वायरल हो रही है, वो दुष्यंत का वो वीडियो की बात कर रहे हो जिसमें वो कह रहा है कि चाबी के बिना स्टार्ट रेडू नहीं चलेगा। एक चीज मैं बता दूं, सारे गांव वाला गिरडा लेके घूम रहे हैं, स्पीड पकड़े करता। सुन ले, स्पीड की बात नहीं, बिना चाबी के तो गिरडा भी स्टार्ट नहीं होता। तो इस बार लगा दोगे चाबी? मैं अब चाहूंगा चंद्र। दुष्यंत इस चुनाव में वो मैच शुरू होता है, मैच शुरू होते ही जो पहला बैट्समैन होता है वो आते ही 0 पे कई बार आउट हो जाए, तो फिर वो आराम से जाके है ना उस पे बैठता है ड्रेसिंग रूम में, कभी चिप्स खाता है, कभी कोल्ड ड्रिंक पियो है, सारा मैच देखता है वो मजे से। तो दुष्यंत जी अब उस भूमिका में है, उनका कोई चीज़ दाव पे नहीं लगी हुई, तो मजे लेके चुनाव के आनंद ले रहे हैं। एक वो उनका जो बयान है उसके पीछे रणनीति ये है कि मान लो जेजेपी की मदद से वीरेंद्र घोगड़िया जीत जाए, तो उसको तो दुष्यंत चौटाला कभी भी गिरा लेगा उचाना में। लेकिन अगर ब्रजेंद्र सिंह जीत जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला को उचाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, काम कराने होंगे। लोगों ने ये ब्रजेंद्र सिंह को बता दिया है कि काम करोगे तो बचोगे, नहीं तो यही हालत कर देंगे। तो ब्रजेंद्र सिंह जी के पास कोई विकल्प नहीं है चुनाव जीतने के बाद पब्लिक के काम करने का। और दुष्यंत का सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर ब्रजेंद्र जीतता है फिर मुझे उचाना में मेरे स्कोप कम होते हैं, इसलिए वो वीरेंद्र घोगड़िया की मदद करने का उनका ये इशारा था। तो इस इशारे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है इस इशारे से और ब्रजेंद्र सिंह को फायदा होगा। जिसने जो वोट देना है वो डिसाइड कर चुका है। ये इशारे उसूरों से अगर सरकारें बनती, लोग जीतते, पता नहीं क्या हो जाए। क्या लग रहा है फिर उचाना का चुनाव? मुझे तो लगता है इस वेव में अगर ब्रजेंद्र को नहीं जिताएंगे तो ये इसको क्या कहा जाएगा? ऐसा कोई कारण है? ब्रजेंद्र सिंह जी उनका पहला चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कहने के लिए कोई बात नहीं है किसी के पास, तो इस वेव में उनको क्यों हराएंगे लोग? बिल्कुल। और जब त्रिकोणीय चुकोने मुकाबले बने हुए हैं तो, और आप भूपेंद्र हुड्डा उनके प्रचार के लिए जा चुके हैं, दीपेंद्र उनके लिए जा चुके हैं, शैलजा जी उनके लिए जा चुकी, खुद वीरेंद्र सिंह जी उनके लिए लगे हुए हैं, 50 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, और क्या चाहिए चुनाव जीतने? बिल्कुल। और अच्छा माहौल है, हम भी देखे हैं। आप ज़्यादा रहते हो? मैं ज़्यादा रहता हूँ वहाँ। ये चीज़ हमने देखी, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो एंटी वोट है वो पिछली बार एक जगह इकट्ठा हो गया था दुष्यंत चौटाला के पास, इस कारण वो आ रही थी। लेकिन इस बार वो कई जगह बट गया, बीजेपी का देवेंद्र अत्री भी ले गया, उसमें फिर आपका वीरेंद्र घोगड़िया भी ले गया, दिलबाग सिंह वीरेंद्र का कई जगह बटने के कारण बहुत अच्छे मार्जिन से हमें लग रहा है कि वहाँ ब्रजेंद्र सिंह जीत हासिल कर रहे हैं, अच्छी लोगों में पकड़ हो रही है। ये धर्मेंद्र भाई से बातचीत हुई, बड़े मज़ेदार बातचीत। आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि हरियाणा का सियासी मूड क्या रहने वाला है, हरियाणा के लोग किन मुद्दों के आधार पर 5 तारीख को वोट डालेंगे, और कैसा मिजाज रहेगा अशोक तंवर के कांग्रेस में आने से, हुड्डा के उनको पटका पहनाने से, और इसका फ़ायदा कांग्रेस को कितना मिलने जा रहा है, और नेचुरली इस बार जो बदलाव है वो दिख रहा है। कमेंट्स करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। मैं आपका दोस्त नंबर। धन्यवाद भाई। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।